हेलो फ्रेंड्स, वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज 2022 के टेस्ट पेपर टेस्ट कोड 103 का आज सक्सेसफुली समापन हुआ और उसी पेपर के अंतर्गत जो इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है जिसके क्वेश्चन 136 से 160 तक है, 25 क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 हम आते हैं। इनिशियल जो 15 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और 151 से 160 का जो सेगमेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा पे बेस्ड है। अब इसको डिस्कशन को शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा से कहता आया और फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अत्यावश्यक है कि आप उनको गौर से देखें, गौर से पहचानें उनकी इंपॉर्टेंस को और उसके बिहाफ पे जो एंड टाइम अब आपका आ रहा है पेपर से पहले का, उसमें उसका ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें। अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, अगर बनाए रखे हो तो उनको बार बार रिविजन करें, ज्यादा चीजों पे हाथ पैर ना फैलाएं। और आखिरी में इन इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के जो जो क्वेश्चन है उसको करें, क्योंकि ये एग्जाम में दूसरे जो कंपटीशन में आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे आगे निकलने में आपको मदद करता है। डायरेक्टली आपका बहुत इजी क्वेश्चन आता है, या तो सही होता है या गलत होता है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। इस रेस में आपको वीडियो मेंस के थ्रू एक वीडियो की सीट दिलाने में। चलिए हमारे प्रश्न पे हम आते हैं। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत किसे घोषित किया गया? तो इसका उत्तर जो है रणखार जालोर को अभी रिसेंटली 16वां कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व किसे कहते हैं, कितने हैं, क्या नहीं है। तो उससे संबंधित फैक्ट्स पे अपन जाने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो क्या होता है। तो एक क्षेत्र विशेष में किसी जनजाति के साथ पेड़ पौधों, पक्षियों या पौधों की पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जब एक क्षेत्र विशेष को सरकार द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संरक्षण मिलता है फ्यूचर में। अब इसको जानने से पहले जान लेते हैं भारत में जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व है वो तिरुपड्डी मराथुर नाम का कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में 2005 में डिक्लेयर किया गया था। 16 कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। आरएस 2018 में मेंस के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि 10 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के बताइए। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कंजर्वेशन रिजर्व कितने आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये रिसेंटली खुला है, इसको ध्यान से देख के जाएं। आरएस में ऑलरेडी रिसेंटली 2 साल पहले भर्ती थी, उसमें इसको पूछा गया है। तो कुछ एक कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हम जान लेते हैं। पहला, नागौर के अंदर रोटू और कोगेलाव। दूसरा, जवाई डैम जो है, जवाई बांध जो है वो भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है। तीसरा, बिसलपुर। चौथा, उमेदगंज। जवाई डैम जो है पाली में है। बिसलपुर टोंक, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर। इसी तरीके से और अन्य कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के अंदर है। तो इन कंजर्वेशन रिजर्व की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न में एग्जामिनर द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व और उसके साथ संबंधित जिला करके पूछा जा सकता है और मेज द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं आरपीएससी ऑलरेडी इसको कवर कर चुकी है, तो इसमें आश्चर्यचकित होने जैसी बात नहीं है यदि यही प्रश्न आपके ज्योग्राफी में भी अगर आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछ लिया जाता है तो इसको
ध्यान से देख लें एक बार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न सूची का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो प्रश्न होता है कि आपका कि किसने कौन सी बुक लिखी है उसके ऊपर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। कुछ एक आध दो बुक आप जनरली जब आपने पढ़ी हो, देखी हो, और उस बीच में आपको एक आध बुक भी याद रह जाए तो आपका प्रश्न का उत्तर पाना आसान हो जाता है। जैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हाल ही में चर्चाओं में रहे थे, और इन्हीं के ऊपर नवदीप सिंह गिल द्वारा पुस्तक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से। अब इनसे भली भांति परिचित होंगे। गोल्डन बॉय भारत के लिए हाल ही में टोक्यो में हुए ओलंपिक्स के अंदर 2020 जो ओलंपिक्स से 21 में संपादित हुए उसके अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया है अनडाउटेडली। तो नवदीप सिंह गिल नीरज चोपड़ा पे किताब लिखी है। तो आपका बी का 2 मतलब 3 ऑप्शन हो जाते हैं, डी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अब अगला चलते हैं। प्रियंका गांधी अ नेशन टू प्रोटेक्ट, काफी चर्चाओं में रही थी किताब। तो डी का 1 इसी से आप देखिए आपका उत्तर 3 2 4 1 हो जाता है। और ये कुछ और किताबें हैं जो आप देख लीजिए एक बार। इससे संबंधित हमें ये जानना जरूरी कि कौन कौन से व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, पर्सनालिटीज ऐसे होती हैं जिनका हमें किताब उनके द्वारा अगर कोई कृति बनाई जाती है, करी जाती है, तो वो हम कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनके बारे में हम पुस्तकों को याद करें। तो वो देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। यदि उनके द्वारा कोई किताब लाई जाती है तो वो याद करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के साथ साथ आपके उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हमारे राज्य के सीएम हो सकते हैं, हमारे राज्य के गवर्नर हो सकते हैं, या आरबीआई के गवर्नर हो सकते हैं। इसी तरीके से आरपीएससी यदि कोई बुक लाती है बच्चों की हेल्प के लिए तो वो बुक याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आरएसएमएसएस भी कोई बुक लाता है बोर्ड, तो वो याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कोई किताब लिखी जाती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से कुछ एक व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में आपका अप टू डेट रहना बहुत आवश्यक है। इनके द्वारा किए जाने वाले इनोग्रेशंस, इनके द्वारा रिलीज की जाने वाली बुक्स, इनके द्वारा इनोग्रेट किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हाल ही में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और उनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए जब भी अपना करंट अफेयर्स को कवर करें तो इनसे संबंधित फैक्ट्स को अवश्य ध्यान से पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया, और इन्हें भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी को सब इनसे भली भांति परिचित है, बहुत ही प्यारी वॉइस थी, और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। तो देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है अनडाउटेडली। एक बार की बात है कि इनके ऊपर भी एक कहानी कहा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज में हमेशा से एक रिसर्च का टॉपिक रहा है कि इनकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी स्टडी की जाए इनकी डेथ के बाद कि ऐसा क्या है जो इतनी उम्र दराज होने के बाद भी इतना मीठा ये गाया करती थी। तो ऐसा ही काफी इनके ऊपर जो कह दीजिए, बात कह दीजिए, चला करती थी। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। भारत रत्न से, इसी प्रश्न में भारत रत्न से रिलेटेड कुछ एक बातें हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड बोले तो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे ये आता है। सेकंड नंबर पे आपका पद्मश्री, सेकंड नंबर पे आपका आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आपका पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आपके पद्मश्री। तो ये ऑर्डर है सिविलियन अवार्ड का, जो कि परीक्षा में डायरेक्टली घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या डायरेक्टली सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी अत्यावश्यक है, इसे याद करना, इसे याद करें। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, बिल्कुल सत्य है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के पास चौक में बनाया जा रहा है, सत्य है।
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को देश का 52वां राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बताया गया, नहीं चौथा टाइगर रिजर्व बताया गया। तो ये आपका गलत हो जाता है, 1 और 2 सही है। ठीक है, अभी क्या अपन देखेंगे, 2 ऑप्शन सही होने के बाद और 1 ऑप्शन रिजेक्ट होने के बाद क्या हम इस प्रश्न को कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन से कथन असत्य है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एग्जामिनर आसान प्रश्न देकर भी हर संभव प्रयास करता है कि किस तरह से इस रेस से, इस दौड़ से अधिकतम बच्चों को बाहर किया जा सके, अधिकतम कैंडिडेट्स को बाहर किया जा सके। इसलिए इस तरह के जो पैच है एग्जामिनर द्वारा लगाए जाते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान रखें। जब भी अपने पेपर को अटेम्प्ट करें तो इस तरह के कीवर्ड्स को मार्क करते चलें, ताकि प्रश्न के गलत होने की संभावना आते हुए भी गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, सिली मिस्टेक की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए, निम्न में से कौन से कथन असत्य हमें यहाँ पर देखने। 3 हो गया, वह 1 और 2 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। केवल 2 भी नहीं हो सकता, 1 और 4 भी नहीं हो सकता। यदि मुझे चौथा ऑप्शन नहीं भी पता है तब भी मेरा उत्तर केवल 3 निकल गया। तो इस तरीके से ऑप्शन को रिजेक्ट कर कर उत्तर तक पहुंचने का जो ये तरीका होता है, ये काफी मददगार होता है एग्जाम में। तो इस पर विशेष तौर पर प्रैक्टिस करें अपने मॉक पेपर्स में, टेस्ट पेपर्स में, ताकि आप मेन एग्जामिनेशन के दिन में भी अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सही कर पाए, कम नॉलेज के साथ भी। 4th ऑप्शन को एक बार जान लेते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा, जो कि सत्य है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। 1, 2, 4 इसमें सही है और 3 गलत है। इससे संबंधित कुछ एक बातें हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के पास चौक में बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट, तीसरा सबसे बड़ा तो यहाँ बना रहे हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, कोई आपसे पूछे तो कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न, मेलबर्न में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और थर्ड हमारे जयपुर के पास चौक में बनाया जा रहा है। चलिए, रामगढ़ विषधारी देश का तीसरा नहीं चौथा था, हमने बात करी थी, राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व था। तो 3 अन्य कौन से हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 3 जो नाम है उनमें एक रणथंभौर, रणथंभौर के बाद दूसरा हो गया आपका सरिस्का, और थर्ड नंबर पे आपका आ गया मुकुंदरा, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है राज्य का, मुकुंदरा हिल्स। और चौथा आपका रामगढ़ विषधारी, जो कि कुछ ही समय पहले डिक्लेयर किया गया है। सौभाग्य योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। सौभाग्य योजना जो कि स्टैंड्स करती है सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम में सरकार द्वारा 2017 में लाई गई थी, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, इस उद्देश्य से कि दिसंबर 2018 तक भारत के प्रत्येक घर में विद्युतीकरण किया जा सके, प्रत्येक घर तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सौभाग्य योजना भारत में लाई गई थी। और इसके अंदर छोटे छोटे एक आध दो कंडीशंस थी, वो देख लीजिए। SECC 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया जाएगा वो दिया जाना था फ्री, और अन्य व्यक्तियों के लिए यह कनेक्शन का चार्ज रखा गया था 500 रुपए प्रत्येक हाउस होल्ड, प्रत्येक घर में 500 रुपये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
ये सम्मान से नवाजा गया है। और इससे संबंधित एक बात जान लेते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर ये और कोई नहीं, हमारी लता दीदी लता मंगेशकर जी के पिताजी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान से किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2011 से नवाजा गया? तो बतुल बेगम जी को यह पुरस्कार नवाजा गया है। और किस कार्य के लिए नवाजा गया, किस क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना अनूठा योगदान दिया जिस वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया? वह है मांड गायकी व भजन गायकी में। और 2-3 जो इनमें कैरेक्टर हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पूजा शर्मा जी जो हैं, इन्हें भी बतुल बेगम जी के साथ नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। पूजा शर्मा जी एक पेशे से कृषक होने के साथ साथ एक उद्यमी भी हैं, इसीलिए इनके इस क्षेत्र में अनूठा योगदान के लिए उन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। और उन्हीं के साथ तारा रंगास्वामी जी जो हैं, ये एक मनोचिकित्सक हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अनूठा योगदान देने के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। कुल मिला के जो 2022 में ये अवार्ड दिया गया है, 2020 और 2021 के संयुक्त रूप से 2020 व 2021 के संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिए गए थे, जिसके अंतर्गत कुल 29 महिलाओं को इस बहुमूल्य जो पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, उससे नवाजा गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न यहां से आने की संभावना यह भी बनती है, 2022 में कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था? तो 29। कुल 28 अवार्ड थे और एक अवार्ड 2 महिलाओं के बीच में शेयर हुआ, इसलिए कुल महिलाएं 29 थी। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई थी? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम इसमें जान लेते हैं कि विश्व जल दिवस कब आता है, या इसी तरह से और अन्य महत्वपूर्ण दिवस कौन से होते हैं उसको जान लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, वेब 22 मार्च, अप्रैल और मई। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। जल दिवस, पर्यावरण, वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस। 3 अलग अलग दिवस 3 अलग अलग डेट पे मनाए जाते हैं। तो ये वेब इसकी एक ट्रिक हो जाती है, तो इसे आप यहाँ पर एक बार देख लें। और इन तीनों से संबंधित जब भी कभी कोई थीम आए अखबार में, न्यूज़पेपर में, आपके मैगजीन्स में करंट की, तो इसको अवश्य याद करें। इसी तरीके से कई अन्य इंपॉर्टेंट दिवस भी होते हैं जिनकी थीम आए दिन चर्चाओं में रहती है, तो उन्हें हमेशा याद रखना है। एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा डायरेक्ट प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो इसकी थीम 22 मार्च को मनाए जाने वाले जल दिवस, विश्व जल दिवस की जो थीम थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनविजिबल को विजिबल बनाना, मतलब समय के साथ जो जल का जो दुरुपयोग हुआ है, जो इतना अधिक दोहन हुआ है, इस वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर कमी आई है, जल के स्तर में कमी आई है, जमीनी जल स्तर में, सतही जल स्तर में कमी आई है। तो उस जल स्तर को फिर से बढ़ाना, जल संसाधनों को संरक्षित करके उनको फिर से बढ़ाना, ताकि जो इनविजिबल, जो गायब हो रहा है जल संसाधन, उसको विजिबल किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। 28 से 30 मार्च 2022 को 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है श्री किरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोवेनेर, जयपुर। इसके अंतर्गत किसके द्वारा किया गया? हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और इसी के साथ इन्होंने ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। हाल ही में 27 मार्च 2022 को कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया? तो कोडा को पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इससे संबंधित कई और अवार्ड्स होते हैं जो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, तो वो अति आवश्यक होता है कि उनको भी याद किया जाए, ताकि जब भी प्रश्न उनसे डायरेक्ट आए तो हम उनको गलत ना करें। जैसे कि इस साल का मिस वर्ल्ड किसे मिला, इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विभिन्न विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं देश के अंदर भी, नेताओं को, राजनेताओं को, तो किन्हें दिए गए, तो इन पे एक बार मोटी मोटी नजर आपको हमेशा फेरनी है, क्योंकि इनकी परीक्षा में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, मिलान करना है। कैरोलिना ब्लास्का काफी फेमस एक्टर है, इस साल का मिस वर्ल्ड जो दिया गया था इन्हीं को दिया गया था। पोलैंड की ये है। मिस वर्ल्ड 2021 जो दिया गया इन्हीं को दिया गया। ठीक है, क्या इससे आंसर हो पा रहा है? ए का 1-1, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो गए। अच्छा, इसको करने से पहले क्या आप जानते हैं एबल पुरस्कार क्या है, प्रिज्गर आर्किटेक्चर क्या है? तो उस पर थोड़ी सी नजर हम फेर लेते हैं। जो प्रिज्गर पुरस्कार होता है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपने आप में एक नोबेल प्राइज होता है, जो देश विदेश में जो आर्किटेक्चर के फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इसी अवार्ड से नवाजा जाता है। और आर्किटेक्चर के फील्ड में ये एक तरह का नोबेल प्राइज होता है। अगले एबल पुरस्कार की हम बात करें तो ये गणित के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक तरह का नोबेल पुरस्कार होता है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे। तो फ्रांसिस केरे को जो है प्रिज्गर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया और डेनियल पानेल सुलिवन को एबल पुरस्कार दिया गया। तो आपका उत्तर हो जाता है 1 का 1, 2 का 3। तो इस हिसाब से ए आपका सही उत्तर इसके अंदर हो जाता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्धा में फाइनल में विजेता रही, तो पीवी सिंधु जी है जो विजेता रही। अच्छा, आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेंड चल गया है कि जब भी विजेता को पूछा जाता है तो उसके साथ साथ जो उप विजेता रहा या विजेता के सामने विरुद्ध जो हारा उसका नाम भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आरएस 2018 प्रीलिम्स में भी इसी तरह के पैटर्न को दोहराया गया था और इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आरएस एमएसएसबी द्वारा भी यह पैटर्न अपना लिया जाए तो अगर आप विजेता को याद रखते हैं तो विजेता के साथ साथ उप विजेता को भी अवश्य याद करें। तो पीवी सिंधु के साथ साथ बुसाना करके जो व्यक्ति हैं, जो महिला हैं थाईलैंड की, ये हैं, ये उप विजेता थी। ये इनके विरुद्ध इनका मैच हुआ था फाइनल और इसमें पीवी सिंधु जी जीत गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षित निकाला? आप सब इससे भली भांति परिचित थे, ऑपरेशन गंगा। रशिया द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था और रशिया को यह कतई मंजूर नहीं था। अपनी सॉवरेनिटी, भविष्य में सॉवरेनिटी को अफेक्ट होता देख रशिया द्वारा ये एक्शन किया गया। ऐसा रशिया के द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया। जब उनसे प्रश्न किया गया, उन पर आरोप लगाए गए उस केस में कि भाई हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि भविष्य में हमारी सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यूक्रेन रशिया से सटा हुआ एक देश है जो धीरे धीरे नाटो की तरफ झुकाव रखता जा रहा था। और इसी डर से कि वेस्टर्न पावर्स कहीं ना कहीं रशिया पे आगे आकर स्पाई का काम कर सकती हैं, उनकी देश की सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं, इसी डर से रशिया द्वारा ये एक्शन किया गया। रशिया का ऐसा कहना था। और उस बीच ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हुई, उनका नुकसान हुआ। और वहां कुछ भारतीय जो फंसे थे, भारतीय छात्र थे, कुछ परिवार थे, कुछ उद्यमी थे, वहां फंस गए और उन्हीं को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो मिशन चलाया गया उसी का नाम ऑपरेशन गंगा था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? अब हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
ठीक है, वो भी महिला राष्ट्रपति। अब आप सब सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या था जो ये पेपर में पूछा जा सके, ऐसा क्यों इसको पूछा। तो सीधी सी बात है, इस तरह के प्रश्न आने की संभावना वैसे तो कम रहती है, लेकिन चूंकि एक महिला राष्ट्रपति है और वो भी कौन सी, पहली, तो ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि किसी राष्ट्र में कोई महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पहली बार आती है तो उसको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वो इस सोसाइटी में एक सस्टेनेबल, प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक विजन रखते हुए एक ऐसी सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसको याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और कैटलिन नोवाक जो है, उन्हीं को यह अवार्ड दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। निम्न का मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ये हम पहले कर चुके थे, वे विश्व पृथ्वी दिवस। अच्छा माफ कीजिए, वहां पे वेब के अंदर वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे शायद मैंने बोल दिया, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, और 20 है बायोडाइवर्सिटी दिवस। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को और 22 मई को यह मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस, ये 3 महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको याद होने चाहिए। और एनवायरमेंट डे की हम बात करें तो 5 जून, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही निकला है, वह दिवस को 5 जून जो की है उसे एनवायरमेंट डे के रूप में, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसी से ये प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा यदि आपको वेब याद है तो। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च। क्या इससे सोल्व हो रहा है? अगर हम बाकी हमें नहीं पता तो भी एक या दो, एक या दो, एक के लिए एक से ही आपका सोल्व हो गया। ये ऑप्शन यहीं पर रिजेक्ट हो गए और आपका उत्तर डी हो गया। और रीचेक करने के लिए सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 भी है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं आपको हमेशा याद होने चाहिए, आपके टिक्स पे होने चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, युवा दिवस कब आता है, एनआरआई डे या एनआरआई दिवस कब आता है, सेना दिवस कब आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं आपके कैलेंडर में जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेस्ला की सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर। तो ट्विटर को उन्होंने हाल ही में खरीदा है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये एक ही ग्रुप के पार्ट है। यदि कभी इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। जून 2022 की रैंकिंग की हम बात करें तो इस समय विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब इनके पास है। इसके साथ में यह स्पेस एक्स नाम की जो स्पेस कंपनी है जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग को ये के कार्य किया करती है, नासा के साथ कहीं कंबाइंड मिशन भी इन्होंने किए हुए हैं। और यूएसए के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा टेस्ला के तो ये मालिक हैं ही, और भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी के बेस्ड कई सारे प्रोजेक्ट्स ये लेकर आने वाले हैं। उस पर इनका कई बार स्टेटमेंट भी आया है। तो बड़े फेमस और चर्चित व्यक्ति हैं एलन मस्क। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है जो कि 18 दिसंबर 2019 को लाई गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019। इसका टारगेट की बात करें जो कि आने की पूरी पूरी संभावना होती है 2024-25 तक 30 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करना है। अच्छा, सरकार के द्वारा इसी दिनांक पर एक और पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी।
तो ये दोनों पॉलिसीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, चलिए सही है पूछा है, ठीक है। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। बैक डेट पे जाके इस योजना के लाभ को लागू किया था, जुलाई के महीने के आसपास ये योजना लाई गई थी, किंतु इसका लाभ 1 मई 2021 से सभी को दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों, कौन से किसानों? गैर करदाता, नॉन टैक्स पेइंग, वो प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि अनुदान के रूप में दिया जाने की घोषणा की गई है। तो यह भी सही है। दोनों उत्तर सही होने के कारण सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब इससे संबंधित एक दो फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो तकरीबन 4,500 करोड़ की ये योजना है। इसके साथ ही यह योजना जो है 11 लाख किसानों को, कृषकों को अब तक लाभ दे चुकी है, उन्हें लाभान्वित कर चुकी है। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। बायोमास ऊर्जा या जैविक द्रव्य ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक 120 मेगावाट क्षमता के 13 बायोडीजल ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, सत्य है। वर्तमान में कुल 66.7 मेगावाट क्षमता के 6 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, यह भी सत्य है। राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास पॉलिसी 2010 जारी की गई थी, यह भी सत्य है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन से कथन सही है? फिर से बात मैं दोहरा रहा हूं, जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो हमेशा मार्क कर लें कौन से सही है और कौन से नहीं असत्य हैं। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही अपने प्रश्नों का चयन करें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाता है, इसी तरीके से 1 2 3 उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इससे संबंधित कुछ एक फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। बायोमास ऊर्जा जो कि जूली, फ्लोरा और मस्टर्ड हस्क जिसे हम सरसों की तूड़ी भी कहते हैं, आदि रिसोर्सेज पर निर्भर करती है अपने ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए। राजस्थान की केस में हम बात करें तो पदमपुरा जो कि गंगानगर में है, वह रंगपुर जो कि कोटा में है, आदि में इसके महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और इसी से संबंधित एक बायोडीजल टर्म काफी चर्चाओं में रहती है। तो बायोडीजल कुछ भी नहीं होता, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जब हम प्लांट्स की यूज करते हैं और उसकी मदद से जब डीजल का उत्पादन करते हैं, वाहनों के, मशीनों के चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है वह डीजल ही होता है। तो उसका जब उत्पादन करते हैं तो वो बायोडीजल होता है। और इसके लिए जेट्रोफा एवं रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल से संबंधित राजस्थान में अगर पूछा जाए इसकी रिफाइनरी कहाँ है, तो इसकी रिफाइनरी इस समय कालरावास उदयपुर में स्थापित की जा चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई, सत्य है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है,
यह भी सत्य है। इसमें परिवार द्वारा निर्धारित 22 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है, गलत। 18 वर्ष, 18 वर्ष एक आयु है जिसमें बालिग समझा जाता है, और इतना सरकार द्वारा समझा जाता है कि महिला जो है वो परिवार की हेड बनने लायक हो चुकी है, इसलिए इसमें उम्र को भी 18 वर्ष ही रखा गया है। प्रश्न क्या है, कौन सा कथन सही है? तो 1 2 सही हो जाता है, 3 सही नहीं है, तुम्हारा उत्तर है 1 2 सत्य है। इससे संबंधित कुछ एक फैक्ट हम जान लेते हैं। राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की एक फ्लैगशिप स्कीम में से एक स्कीम है। 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत जन आधार अथॉरिटी बनाई गई है जो इसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इसका सफल क्रियान्वयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपा गया है। स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। इससे संबंधित एक और फैक्ट, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, इसका स्लोगन है योजना का, जिसके तहत एक कार्ड दिया जाएगा और कार्ड पर 11 डिजिट का नंबर होगा। 10 डिजिट तो परिवार को प्रदर्शित करेंगे और 11वां डिजिट परिवार के उस मेंबर को प्रदर्शित करेगा, और ये एक तरह की यूनिक आइडेंटिटी होगी, यूनिक आईडी होगी, जिसे आप एक आईडी के रूप में, सरकारी दस्तावेज के रूप में यूज कर सकेंगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ आप हासिल कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सुमेलित करना है सोलर पार्क मेगावाट क्षमता। तो भडला सोलर पार्क जो कि इस समय अगर स्थापित क्षमता के बिहार पे हम बात करें तो राजस्थान जो भारत का, न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि भडला में, जोधपुर में, भडला जोधपुर में है। तो सबसे बड़ा और इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी भी चाहिए। तो ए का 4, ए का 4, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये तो, ये आपके 2 ऑप्शन तो यहाँ से रिजेक्ट हो गए। अब आगे अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, आगे इनके मिलान करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सोलर प्लांट्स कहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिलों के अंदर ये आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका डायरेक्ट प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम में। फलोदी पोखरण जो है आपके पोखरण जैसलमेर, फतेहगढ़ भी जैसलमेर, और इसी तरीके से नोक भी आपके जैसलमेर में स्थित है। भडला सोलर पार्क इस समय तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, किंतु सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा गुजरात के रण ऑफ कच्छ, या दूसरा हम कहें कच्छ, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के पश्चिम कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट संभावित है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के अंदर जीएस पेपर के अंदर एक प्रश्न के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया था कि इससे संबंधित था कि राजस्थान या गुजरात जो है सोलर पावर प्लांट, गुजरात में सबसे बड़े क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जो कि सही ऑप्शन भी है। कई लोग इसमें भडला से कंफ्यूज होंगे, किंतु सरकार द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कौन से कथन सही है? आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है।
इस योजना के लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो दोनों सत्य हैं, आंसर हो गया सी। इससे संबंधित कुछ एक फैक्ट्स और जान लेते हैं। तो जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें ऐसा क्या था जो इस योजना को लाया गया और किस समय पे लाया गया, उसी समय पे क्यों लाया गया? कोरोना के पैंडेमिक के दौरान जब लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के पास अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जब पैसे नहीं थे, रोजगार नहीं था, इनकम नहीं थी, तो सरकार द्वारा इस आईडिया पे कि उन्हें एक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, जिसके माध्यम से वे अपने बिजनेस को फिर से शुरू कर पाए, स्वरोजगार वो स्थापित कर पाए, ताकि लाइवलीहुड, जीवन यापन उनका चलता रहे। उसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था। तो इससे संबंधित कुछ एक बात और हम जान लेते हैं कि 5 लाख कुल लाभार्थियों को यह 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा बिना गारंटी के। 5 लाख, केवल 5 लाख, वो भी किस कंसेप्ट पे? पहले आओ और पहले पाओ। इससे जो ऋण लिया जाएगा वह 12 माह में उसको चुकता किया जाना आवश्यक है, और 3 माह का उसमें मॉरिटोरियम पीरियड भी रखा गया है। तो इस तरह से योजना को लाया गया था। इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? तो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जैसे कि रेडी वाले, चाय वाले, रेडी वाले, इस तरह से जो फुटकर विक्रेता वो हो सकते हैं। इसी के साथ शिक्षित, एजुकेटेड, शिक्षित, अनएम्प्लॉयड यूथ, शिक्षित बेरोजगार युवा इसका लाभार्थी हो सकता है। तो ये कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना आवश्यक है। राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इससे संबंधित 2 फैक्ट्स हम जान लेते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी जो लाई गई है लेटेस्ट, वो 2020 में लाई गई है। और इसी तरीके से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो लाई गई है वो 2021 में लाई गई है। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। आई स्टार्ट पोर्टल, ये क्या है? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए आई स्टार्ट मतलब इंटरनेट के माध्यम से मैं खुद स्टार्ट करूं, इस तरह से कुछ, ये आप इसको याद कर सकते हैं। और स्टार्टअप के लिए है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कई सारे इनोवेशंस किए गए हैं ताकि राज्य के अंदर स्वरोजगार को बढ़ाया जा सके, स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट किया जा सके। इस समय भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप कल्चर हासिल किए हुआ है, तो उसको और बढ़ाया जा सके ताकि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके, देश की जीडीपी को, राज्य की जीडीपी को, स्टेट जीडीपी को बढ़ाया जा सके और देश की विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसी सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कई सारे इनोवेशंस किए गए। उससे संबंधित कुछ एक हम जान लेते हैं। ई मित्र, आप उससे भली भांति परिचित होंगे। इसी कड़ी में ई मित्र प्लस, आई स्टार्ट, आई नेस्ट, 4 इसमें डिजी फेस्ट भी कराए गए हैं भारत के, राजस्थान के अंदर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब तक राजस्थान में कितने डिजी फेस्ट हुए? तो 4। कहाँ कहाँ हुए थे? पहला हुआ था जयपुर, दूसरा हुआ था कोटा, तीसरा हुआ था उदयपुर और चौथा हुआ था आपका बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। तो जन आधार प्राधिकरण जो मैंने बात करा था, जन आधार अथॉरिटी बनाई गई है, तो वही सेम 18 दिसंबर 2019 को लाई गई, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं, जो कि टेस्ट कोड 103 का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 160। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन से कथन सही हैं? चलिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये एडोबी ट्रेंच 1 राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2
एडीबी ट्रेंच 2 के तहत राजमार्गों का विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के तहत सहयोग से किया जा रहा है। तो प्रश्न बड़ा ही आसान सा है कि आपको जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो किसके सहयोग से किया जा रहा है। तो हाँ, एडीबी के सहयोग से किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम परियोजना के तहत राजमार्गों का विकास विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। यह भी सत्य है, तो दोनों ही सही आपके हो जाते हैं। अच्छा, इससे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। राजस्थान में इस समय लगभग 13 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम या प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। और ये 13 के 13 ही अति महत्वपूर्ण है, आपको सभी पता होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे से इस प्रश्न का आना पूरा संभावित रहता है कि कौन कौन सी संस्थाएं कौन सा प्रोजेक्ट चला रही हैं। उससे संबंधित कुछ 2-4 हम देख लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो एडीबी है, जो जनरली शहर के विकास से संबंधित, यदि आपको गेस करना पड़े शहर के अंदर कुछ विकास हो रहा है तो एडीबी उसमें योगदान देगा। इसी तरीके से जयपुर मेट्रो भी एडीबी द्वारा ही वित्त पोषित है, जयपुर मेट्रो। अगले हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का एक और प्रोजेक्ट हम बात करें तो एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिवनेस प्रोजेक्ट, कृषि प्रतिस्पर्धा प्रोजेक्ट जो करके जो है। तीसरे पे हम बात करें तो जीका, जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जीका द्वारा जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वह है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। इसी तरीके से केएफडब्ल्यू बैंक, केएफसी बैंक और राज्य के राजमार्गों को स्ट्रक्चर्ड करना, सुदृढ़ीकरण करना, उससे संबंधित प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 13 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था उनको वित्त पोषित कर रही है। और इसी के साथ 160 प्रश्नों का जो हमारा डिस्कशन था आज के पेपर टेस्ट कोड 103 का समाप्त होता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि यदि आपको और भी किसी तरह का सुधार हमसे अपेक्षित है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम और बेहतर वीडियो के साथ आपके समक्ष आएंगे। इसी तरीके से हंसते खेलते हम डिस्कशन करते रहेंगे। आपको वीडियो मेंस के अंदर क्वालिफाई कर एक वीडियो की सीट लेने के लिए हमारा पूरा समर्पण आपके प्रति करते रहेंगे, ताकि अंततः न केवल आप का हम कुछ बेनिफिट दे सकें, बल्कि साथ में आपसे 2 चीजें नई भी सीख सकें, हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो डिस्कशन और जो कुछ भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।